हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया का जो लास्ट पार्ट है वो भी कर लेते हैं, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन हम पहले वाले दोनों वीडियोस में पढ़ के आ गए हैं और उसके सारे हमने रिफॉर्म्स पढ़ लिए, क्या क्या था। आज जो है ये इसका अगला शुरू करेंगे, प्राइवेटाइजेशन क्या है और फिर समझेंगे ग्लोबलाइजेशन में हाँ क्या क्या चीजें हुई जिसकी वजह से फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने लॉन्च की और उसके क्या बेनिफिट्स हुए और इनके क्या इम्पैक्ट हुए। तो चलिए शुरू करते हैं प्राइवेटाइजेशन से। अब प्राइवेटाइजेशन जो नाम है, इसका नाम ही आपको बता रहा है कि भाई प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो रही है, या जो है हम ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे जो है वो गवर्नमेंट जो सेक्टर है हमारा, उसके जो है वहां पर प्राइवेट सेक्टर की इन्फ्लुएंस बढ़ रही है या प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्टेंस में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक बहुत सिंपल डेफिनेशन दी, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है प्राइवेटाइजेशन के बारे में। प्राइवेटाइजेशन इज द ट्रांसफर ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। मतलब जो अभी तक चीजें जो पीएसयूज थे, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, जो गवर्नमेंट ने पूरी ऑर्गेनाइजेशंस ओन की हुई थी, उन गवर्नमेंट पूरा उनको चलाती थी, उसको जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया प्राइवेट सेक्टर को। कैसे ट्रांसफर किया गया भाई? दो ही तरीके होते हैं, या तो आप जो है डिसइन्वेस्टमेंट कर लो पीएसयूज में, या दूसरा तरीका है कि आप जो है वो मैनेजमेंट को, जो गवर्नमेंट का मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट की ओनरशिप है, उसको आप प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट ओनरशिप वहां पर करने की परमिशन दे दो और अपनी गवर्नमेंट की ओनरशिप को आप विड्रॉ कर लो। तो प्राइवेटाइजेशन है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का ट्रांसफर होना प्राइवेट सेक्टर में। कैसे होगा? बाय द सेल ऑफ एसेट्स फॉलोइंग देयर लिक्विडेशन। मतलब वहां पर अब कैसे होगा कि आपने जो है जितने भी एसेट्स गवर्नमेंट के थे उन्होंने उसको सेल कर दिया प्राइवेट सेक्टर को और विड्रॉ कर ली अपनी ओनरशिप, या तो मिक्स एंटरप्राइजेस जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके काम कर रहे थे, वहां पे गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा जी अब आप पूरी तरह काम कर लो, आप ही कर लो, इसका पूरा ओनर आप बन जाओ। या अपनी ओनरशिप जो है वो जहां पर कम थी, जहां पर पूरी थी वहां पर कुछ पार्ट प्राइवेट को दे दिया, तो डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया। तो अब ये प्राइवेटाइजेशन हुआ क्यों? इसका एक बहुत बड़ा हमने रीजंस पढ़े थे, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जो रीजंस हमने पढ़े थे उसमें हमने एक पढ़ा था पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज। मतलब जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी बहुत ज्यादा लॉस जो है वो जनरेट कर रही थी, गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी बन गई थी एसेट्स की जगह, उनमें कंटिन्यूस लॉस हो रहा था। क्यों हो रहा था लॉस? पॉलिटिकल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है भाई, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना ज्यादा है, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो सरकार जो है वो उनसे मतलब लाइबिलिटी बन गई थी, उनसे प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी और उनमें इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये देखो, मैंने यहाँ लिखा है इंक्रीजिंग इनएफिशिएंसी ऑन पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर लेड टू प्राइवेटाइजेशन। मतलब इतना बेकार काम आप कर रहे हो, आप लॉस ही लॉस करे जा रहे हो, सरकार कहाँ से आपको चलाएगी? तो ये सारे रीजंस बने कि भाई प्राइवेटाइजेशन हमें करना पड़ेगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? प्राइवेट सेक्टर का तो पहला मोटिव है प्रॉफिट कमाना, उसको तो प्रॉफिट दिखता है। तो प्रॉफिट जब वो कमाएगा तो जाहिर सी बात है इनएफिशिएंसी को खत्म कर देगा, वो एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर देगा, लोगों से पूरा काम लेगा, पूरी तरीके से रिसोर्सेज यूटिलाइज करेगा, जो कि पब्लिक सेक्टर में ऑर्गेनाइजेशंस में उस समय पे नहीं हो रहा था। तो ये जो इनएफिशिएंसी थी, ये रीजन बनी कि हम प्राइवेटाइजेशन पे जाते हैं। तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, एलपीजी जिसे हम कहते हैं, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन। अब ये कैसे हुआ? पहला काम इन्होंने किया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। मैंने आपको लिबरलाइजेशन के टाइम पे भी बताया था कि 17 इंडस्ट्रीज थी जो होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट थी, इन्होंने उसको रिड्यूस करके 17 से 3 कर दिया। मतलब रेलवे, एटॉमिक और डिफेंस अपने पास रखा और बाकी सारे उन्होंने कहा कि भैया जो बचे हुए 14 हैं उन सब में अब प्राइवेट सेक्टर एंट्री कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक मूव था सरकार की तरफ से कि उन्होंने पब्लिक सेक्टर को, जहां पे उनकी
होल सोल ओनरशिप है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज को अपने पास रखा, बाकी सब जगह प्राइवेट सेक्टर की एंट्री दे दी। दूसरी चीज इन्होंने करी कि जितनी भी लॉस इनकरिंग यूनिट्स थी इनकी, जहां पे इनको कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहे थे, मतलब एक तो सोचो ब्रेक इवन तो छोड़ ही दो, फायदा तो भूल ही जाओ, ब्रेक इवन भी नहीं है, नुकसान हो रहा है हर महीने, सैलरी पता नहीं कैसे देते हैं। तो इसीलिए डेफिसिट फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट आया था। ये सब हमने रीजंस पढ़े थे ना क्यों रिफॉर्म्स हुए। तो क्योंकि ये देखो ना, गवर्नमेंट इतना लॉस जो है उनको यूनिट से हो रहा था, ये जितनी भी लॉस इनकरिंग यूनिट्स थी इन्होंने इसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया कि अब आप चला लो इसे। अब प्राइवेट सेक्टर वाला तो भैया उसको तो फायदा देखना है अपना, वो पैसे लगाएगा तो उसको तो फायदा चाहिए, फायदा चाहिए तो वो देखेगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो जितने लोग उसको चाहिए होंगे उतने लोग रखेगा, जो रिसोर्सेज यूज करने होंगे वो रिसोर्सेज, मतलब वो पैसा लगाएगा और उस लगे हुए पैसे से पैसा कमाएगा। तो जितनी भी लॉस वाली यूनिट्स थी गवर्नमेंट ने कहा कि हमसे तो चल नहीं रही, अब ये प्राइवेट वाले चला लें। तो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो गई, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री मतलब प्राइवेटाइजेशन आ गया। तीसरा काम प्राइवेटाइजेशन में हुआ डिसइन्वेस्टमेंट, जिसकी मैं आपको बात कर रही थी। ये क्या है डिसइन्वेस्टमेंट? इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं उन्होंने अपनी इक्विटी का एक पार्ट प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया, मतलब मिक्स एंटरप्राइजेस बन गई। तो अपना इन्वेस्टमेंट उन्होंने जो है जितना उनके पास पूरे इक्विटी थी उसको थोड़ा कम किया और प्राइवेट प्लेयर्स को कहा कि अब आप भी इसमें शेयर ले लो, आपका भी स्टेक हो गया। तो जब प्राइवेट प्लेयर आ गया उसमें तो वो तो कहेगा मेरा स्टेक हो गया तो भैया मैं डिसाइड करूंगा मेरा पैसा कैसे खर्च होएगा, ऐसे खर्च होगा जिससे मुझे बेनिफिट होगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट करके ये प्राइवेटाइजेशन इन्होंने करना शुरू कर दिया। और प्राइवेट प्लेयर्स को डेफिनेटली जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो इकोनॉमी में ग्रोथ शुरू हो गई उससे। क्यों? क्योंकि अब प्राइवेट प्लेयर्स का भी पैसा आ गया इकोनॉमी में, वो लगना शुरू हो गया। जब वो पैसा लग रहा है तो वो प्रॉफिट मेकिंग के हिसाब से लग रहा है, वो रिसोर्स के एफिशिएंट यूज के हिसाब से लग रहा है। तो इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन की वजह से एकदम से जो है वो पॉजिटिव चेंजेस दिखने शुरू हो गए। चौथी चीज इन्होंने क्या की कि इन्होंने जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी इनको एडिशनल पावर दे दी कि आप ना प्राइवेट सेक्टर्स वालों के साथ जॉइंट वेंचर कर सकते हो। भाई जॉइंट वेंचर पता है ना आपको, 2 ऑर्गेनाइजेशंस मिलके तीसरा जो है वो कुछ साथ में काम शुरू कर देते हैं, A+B=C। तो जॉइंट वेंचर करने की इनको एडिशनल पावर दे दी जो पहले नहीं थी, कि प्राइवेट प्लस पब्लिक मिलो और साथ में काम शुरू कर लो। और जो आपके डेट्स हैं उनको भी आपको इंक्रीज करने की जो है वो पावर है, मतलब आप मार्केट से और उसको जो है वो पैसा उठा के उसको इन्वेस्ट कर सकते हो और अकॉर्डिंगली जो है वो उसको वहां उस एरिया में खर्च करो जहां से आपके लॉस जो है वो कवर होने शुरू हो जाए और प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। तो ये चीजें हमने जो है वो उस समय गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। क्या क्या थी? पब्लिक सेक्टर का जो है कॉन्ट्रैक्ट करके 17 से 3 पे ले आए बस। उसके बाद जितनी भी लॉस इनकरिंग यूनिट्स थी वो उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। डिसइन्वेस्टमेंट कर लिया कि आप जो है प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो अपना इक्विटी में एक स्टेक अपना ले लें। और पीएसयूज को साथ में ये पावर भी दे दी कि आप जॉइंट वेंचर भी कर लो, अगर आपको कहीं पे लगता है मिक्स एंटरप्राइज होनी चाहिए या कोई और तरीका है आपको कि आप साथ में प्राइवेट के मिलके आप काम करके बढ़िया कर सकते हो तो कर लो, और अपने डेट्स भी आप बढ़ाकर ले सकते हो। तो ये सारी चीजें हुई प्राइवेटाइजेशन में। अब अगेन जैसे लिबरलाइजेशन के मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स बताए थे, प्राइवेटाइजेशन के भी है। पहला पॉजिटिव इफेक्ट प्राइवेटाइजेशन का, प्राइवेट कंपनीज हमेशा क्या करती हैं? कॉस्ट कटिंग करती हैं एंड बी मोर एफिशिएंट। भाई क्योंकि मोटिव ही प्रॉफिट है, तो जब प्रॉफिट मेरा मोटिव है तो मैं एक्स्ट्रा एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी। तो जहां जो भी जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुआ, जो पीएसयू जितने लॉस इनकरिंग थे, जब वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स आ गए तो वो तो कॉस्ट कटिंग कर देंगे। अगर उनको लगता है कि मेरा काम 15 लोगों में चलेगा तो मैं 20 क्यों रखूंगी, बाकी 5 को हटा देंगे, ठीक है। और जो बढ़िया से बढ़िया लोग होंगे हमारे पास काम करने वाले, हम उन्हें ही रखेंगे। तो और जो रिसोर्सेज मेरे बेकार पड़े होंगे जिनकी मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पीएसयूज में तो है ना सरकारी काम था, तो अपना चीजें रखी हैं, चल रही हैं, उनसे कुछ नहीं काम हो रहा उनका तब भी वो रखी हैं। तो प्राइवेट जो सेक्टर है वो तो कभी ऐसा नहीं करता,
उसको तो एफिशिएंसी चाहिए, उसको तो एक चीज से 10 चीज का काम लेना होता है। तो ये सारी चीजों के का पॉजिटिव इफेक्ट आया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी वो कम होनी शुरू हो गई, क्योंकि उन्हें तो कॉस्ट कटिंग करनी है, प्रॉफिट जनरेट करना है, और जितने भी रिसोर्सेज थे वो एफिशिएंटली यूज होने शुरू हो गए। दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट आया कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। एक तो लिबरलाइजेशन में मैंने आपको वैसे ही बताया था कि फॉरेन प्लेयर्स की एंट्री हो गई थी। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन से जब प्राइवेट प्लेयर्स आ गए तो प्राइवेट प्लेयर्स तो आपस में compete करेंगे, जो ज्यादा बढ़िया देगा उसका जो है वो टिकेगा मार्केट में, उसका सामान ज्यादा बिकेगा, उसकी ज्यादा ब्रांड इमेज जो है वो इम्प्रूव होगी, उसको वो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा आगे अपने मार्केट में। आगे जो है अगर मोनोपोली की सिचुएशन आ गई तो वो उसको एंजॉय कर पाएगा। तो कंपटीशन होने लगा। गवर्नमेंट तो अकेली थी, उसका तो कोई कंपटीशन नहीं था। प्राइवेट प्लेयर्स में मैं भी हूं, तुम भी हो, दूसरे 10 जने और हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन हम सब जानते हैं। तो कंपटीशन मार्केट में बढ़ गया। अब लोग ये कोशिश करते थे कि हम सबसे अच्छा दें ताकि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदे। तीसरा, रेस्पॉन्सिव टू कस्टमर कंप्लेंट। सरकारी संस्थाएं तो आप जानते ही हैं, कंप्लेंट पे कोई सुनवाई नहीं होती है, बहुत मुश्किल से होती है, बहुत देर लगती है। बट प्राइवेटाइजेशन में क्या हो गया कि कस्टमर एक कंप्लेंट लेके आएगा तो हम ज्यादा जल्दी उसको सुनेंगे, उस पर रिस्पॉन्स देंगे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट प्लेयर को पता है अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा कस्टमर किसी और के पास चला जाएगा, तो ये हमें नहीं करना। तो अब आप जो है आप इसको कंपेयर करो पब्लिक सेक्टर बैंक से और प्राइवेट बैंक से। प्राइवेट बैंक में एकदम आपकी कंप्लेंट पे काम हो जाता है, क्योंकि इन्हें पता है कि वो अपना कस्टमर लूज नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हर इंडस्ट्री में है कि जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो अपने कस्टमर के ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि वो अदरवाइज उन्हें पता है कि कस्टमर हमारे पास लौट के नहीं आएगा। अब इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हुए। पहला नेगेटिव हुआ लैक ऑफ पब्लिक सर्विस। यहाँ पे हम वेलफेयर की बात करेंगे। गवर्नमेंट जो काम करती थी, गवर्नमेंट की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनका एक मोटिव होता था सोशल वेलफेयर। वो कस्टमर को और जो भी सिटीजन ऑफ द इकोनॉमी है उनके लिए, उनकी वेलफेयर के लिए काम करते थे। लेकिन प्राइवेट प्लेयर क्या करेगा? उसको तो वेलफेयर बाद में सोचनी है, उसको पहले प्रॉफिट सोचना है। तो जब पहले मुझे प्रॉफिट सोचना है, मैं अपना पहले प्रॉफिट कमाऊंगी, तो वेलफेयर तो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं कर रही ना, ये बिल्कुल बाद में एग्जिस्ट कर रही है। तो जितनी पहले वेलफेयर स्कीम्स थी लोगों के लिए वो इकोनॉमी में कम हो गई। अब जो है प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी प्रॉफिट मेकिंग पहले सोचते थे और बाद में वो फिलैंथ्रोपी के बारे में या ये पब्लिक सर्विस के बारे में सोचते थे। तो ये एक नेगेटिव जो है इसका इफेक्ट हुआ प्राइवेटाइजेशन का। दूसरा था नेचुरल मोनोपोली। अगर मेरा प्रोडक्ट इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, सबसे अलग है, सबसे बढ़िया है और मैं प्राइवेट प्लेयर हूं, तो मैं तो सोचूंगी कि मैं तो छक्का मार लूंगी इस प्रोडक्ट के साथ और सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो मैं कमा सकती हूँ। और क्योंकि गवर्नमेंट ने मुझे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्ट तो किया नहीं है, तो मैं अपनी मर्जी से प्राइस ले सकती हूँ, जो है वो कस्टमर अपना प्राइस डिसाइड कर सकती हूँ और कस्टमर से वो प्राइस चार्ज कर सकती हूँ। तो नेचुरल मोनोपोली जो है वो उसके स्ट्रॉन्ग चांसेस बन गए प्राइवेट प्लेयर्स के आने के बाद। क्यों? क्योंकि उनको वेलफेयर, जैसे अब आप देखो रेलवे सरकार के पास है, तो टिकट जो है वो ऐसा होता है कि आम आदमी उसको ले सके। लेकिन अगर ये ऐसा सेक्टर प्राइवेट प्लेयर के पास चला जाए तो वो तो अपने हिसाब से भी चार्ज कर सकता है जिसमें उसे फायदा होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे जो है इंडस्ट्रीज थी जहां पे प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो वहां पे ये थ्रेट हो गया कि अब मोनोपोली यहाँ पर हो सकती है। तो ये इसके नेगेटिव इफेक्ट्स थे प्राइवेटाइजेशन के। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो चलो आगे चलते हैं। लास्ट जो टर्म एलपीजी में है, लिबरलाइजेशन कवर कर लिया, प्राइवेटाइजेशन कवर कर लिया, अब बचा जी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोब की बात हो रही है। पूरा ग्लोब, पूरा वर्ल्ड, पूरा संसार, हम उससे बात करेंगे, उससे बिजनेस करेंगे, वहां पर जाएंगे, वहां के लोग हमारे पास आएंगे, हमारा पैसा हम वहां जो है भेजेंगे, उनका पैसा हमारे यहाँ आएगा। तो ये सारी चीजें, अब ये कैसे होगा?
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा जो है वो इफेक्ट ग्लोबलाइजेशन था आपकी इकोनॉमी पे, जिसने पूरी दुनिया के लिए भारत के दरवाजे खोले और भारत के लिए पूरी दुनिया के दरवाजे भी खुल गए। तो दोनों चीजें हुई। तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, इसमें है रिडक्शन और रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो मैं आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बता चुकी हूँ कि हमने बहुत सारे जो है वो लिबरल पॉलिसीज दी थी, बहुत सारे रिफॉर्म्स कर दिए थे, बहुत सारे लाइसेंस हटा दिए थे, टैक्स रेट कम कर दिए थे। देन गुड्स एंड सर्विसेज में गवर्नमेंट का जो रेस्ट्रिक्शन को या तो पूरा तरह हटा दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा। कैपिटल की मूवमेंट पे भी इसको हटा दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा। टेक्नोलॉजी की मूवमेंट पे भी हटा दिया जाएगा। और टैलेंट मतलब ह्यूमन रिसोर्स, इनकी मूवमेंट पे भी गवर्नमेंट की जो रेस्ट्रिक्शन है उसको हटाया जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा। कहाँ पे मूवमेंट? अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, मतलब पूरी दुनिया में आपकी देश की जो बाउंड्रीज हैं उसके बाहर। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है हम कैपिटल हमारी कहीं भी जाएगी, टेक्नोलॉजी जाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्स जाएंगे और बाकी जगह के हमारे यहाँ भी आएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, इंटरडिपेंडेंस इंक्रीज हो रही है। मतलब हम उनका काम करेंगे, वो हमारा काम करेंगे, हम उनके साथ काम करेंगे, वो हमारे साथ काम करेंगे। मेरा पैसा उनके पैसे के साथ लग के एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होगा, उनका पैसा यहाँ इन्वेस्ट होगा। तो और गुड्स एंड सर्विसेज हम उन्हें बेचेंगे, वो हमें बेचेंगे। तो इंटरडिपेंडेंस हो गई, हर कंट्री दूसरी कंट्री के साथ डील कर रही है, तो इंटरडिपेंडेंट। इंटीग्रेशन हो गया, साथ में काम कर रहे हैं। और इंटरैक्शन हो गया, बात कर रहे हैं, बात करेंगे तभी तो ये सब कुछ होगा। अमंग पीपल, लोग आपस में बात कर रहे हैं कि मेरे पास ये आइडिया है, तुम्हारे पास ये आइडिया है, चलो साथ में काम करते हैं। एंड कोऑपरेशन इन वेरियस लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अलग अलग लोकेशंस पे हम साथ में काम करेंगे। ये था ग्लोबलाइजेशन। तो ये बहुत ही अच्छा जो है वो एक मूवमेंट था गवर्नमेंट का, जो मूवमेंट इन्होंने लाया और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ग्लोबलाइजेशन के लिए इन्होंने कहा कि हम करेंगे। तो ये मूवमेंट जब आया तो इन्होंने ये किया कैसे, ग्लोबलाइजेशन हमारी इकोनॉमी में आया कैसे? इन्होंने सबसे पहले किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट इंक्रीज कर दी। पहले क्या होता था कि एक तो देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत कम था क्योंकि हमारी पॉलिसीज बहुत रिजिड थी, हम सुनते नहीं थे किसी की बात, ज्यादा डील नहीं करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे बट बहुत रेस्ट्रिक्शंस के साथ करते थे, हर चीज में लाइसेंसिंग थी एंड ऑल। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप जो है हमारे यहाँ कर लो। पहले क्या था, 49% तक जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी। मतलब कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या कोई भी कंट्री आपके इन्वेस्ट करेगी किसी भी उसमें, तो उसका 49% स्टेक हो सकता है और इंडियंस का कितना होगा, 51% होगा। तो इसका मतलब फॉरेन कंपनीज को पता होता था कि अगर वो हमारे साथ जो है कोई जॉइंट वेंचर करेंगी भी तो सिर्फ 49% भागीदारी उनकी होगी। इसका मतलब बॉस कौन होगा, कोई इंडियन होगा 51% के साथ। तो उनको इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता था, उनको लगता था कि हम क्यों करें, तो वो इतना ज्यादा ओपन नहीं थे, बहुत उनको जो है वो पॉजिटिव नहीं थे। अब क्या किया ग्लोबलाइजेशन में, इन्होंने इस लिमिट को 49% की जगह बढ़ा के कर दिया 51% एंड मोर। तो इसका मतलब अब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा वो 51% तक भी हो सकता है। मतलब अगर वो हमारे यहाँ आएंगे तो वो बॉस होंगे, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। वो अपने हिसाब से, जैसे एमएनसीज हैं, वो अपने हिसाब से जो है वो कल्चर सेट कर सकती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर सकती हैं। तो क्योंकि रिफॉर्म्स के आने से पहले आपको पता होगा बहुत सारी एमएनसीज थी, वो आपकी कंट्री छोड़ के चली गई थी। आईबीएम चली गई थी, कोका कोला चली गई थी, बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडीज हैं, ये सब हुआ था। अभी नहीं उनको डिस्कस कर रही हूँ, बहुत जो है उनको बाद में कभी पढ़ेंगे। तो तब इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनको पता था कि अब हमारे यहाँ से बड़ी बड़ी कंपनीज जा रही हैं, तो उस समय ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के 51% या और ज्यादा पे इन्होंने इसकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया। ये बहुत बड़ा स्टेप था जो सरकार ने लिया। दूसरा इन्होंने क्या किया ग्लोबलाइजेशन में, इन्होंने इंटरनेशनल कंपटीशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को एनकरेज करने के लिए टैरिफ को रिड्यूस कर दिया। जो मैंने आपको
जब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म थे उसमें ये मैंने आपको बताया था कि जो है वो टैरिफ हमने रिड्यूस किया, जिससे हमारे यहाँ इंटरनेशनल कंपटीशन एनकरेज हो सके, लोग आए वो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करें अपने प्रोडक्ट्स को, हम उनके यहाँ करें, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो ही जाएगा, टेक्नोलॉजी भी एक्सपोर्ट होगी, इंपोर्ट होगी। तीसरा क्या हुआ कि क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस कर दिया गया, जो कि कोटा सिस्टम है। मतलब अब जो एक क्वांटिटी पहले फिक्स होती थी कि इससे ज्यादा आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे, इससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं करोगे, उसको रिड्यूस कर दिया गया, स्पेशली इंपोर्ट में हुआ ये। चौथा, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी कर दी, मतलब जो आपकी करेंसी है, जो उसका जो कन्वर्जन है वो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी नहीं दी, पार्शियल दे दी। मतलब अब ये कैसे होगा, अगेन एज पर दी डिमांड एंड सप्लाई, जो भी मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का जो लॉ एप्लीकेबल हो रहा है उस पर्टिकुलर करेंसी के लिए, उसके हिसाब से करेंसी जो है वो फ्री है अपनी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में, कि डॉलर की इंटरनेशनल मार्केट में क्या वैल्यू है, एज पर द डिमांड एंड सप्लाई ये डिसाइड होगा, उसके अकॉर्डिंगली हर करेंसी का उसके साथ एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाएगा। तो ये क्या था कि पहले कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता था इसमें, मगर अब इन्होंने इसको ग्लोबलाइजेशन में पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी मोड पे ले आए और कहा कि एज पर द डिमांड एंड सप्लाई ये करेंसी की खुद ही जो है वो फ्री है अपनी वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, जितनी डिमांड होगी उतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी, जितनी कम डिमांड होगी उतनी कम वैल्यू हो जाएगी। तो ये इन्होंने सारे काम किए, ग्लोबलाइजेशन में इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ा दी, टैरिफ कम कर दिया, कोटा सिस्टम कम कर दिया और कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी को मार्केट पे छोड़ दिया। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। तो ये था ग्लोबलाइजेशन, उन्होंने कैसे किया। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स। ग्लोबलाइजेशन मैंने आपको बताया, इंटीग्रेशन, इंटरैक्शन, इंटरडिपेंडेंस ऑफ पीपल, ऑफ कैपिटल, तो एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट में आएगा एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। जब अब आप पूरी दुनिया के साथ डील कर रहे हो, पूरी दुनिया के साथ डील कर रहे हो तो मार्केट बड़ा हो गया ना, लोग आपके मार्केट में अपना सामान बेच रहे हैं, आप उनके मार्केट में अपना सामान बेच रहे हो, तो मार्केट, अब पूरी दुनिया आपके लिए एक मार्केट बन गई है। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ऑटोमेटिकली जब आप पूरी दुनिया के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, उनकी टेक्नोलॉजी आपके यहाँ आ रही है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो यही इंडियन इकोनॉमी में हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्लोबलाइजेशन के बाद बहुत डेवलपमेंट शुरू हो गया, नई नई चीजें हमें दूसरे देशों से सीखने के लिए मिली और हमारी गवर्नमेंट ने उनको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। देन हायर लिविंग स्टैंडर्ड, अब आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, एक्सपोर्ट प्रमोट हो रहा है, इंपोर्ट प्रमोट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो भी बढ़ेगी, तो जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड्स आपके हाई होते जाएंगे। और प्लस इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि अब हम बाकी इकोनॉमीज के साथ जब डील कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, तो कोऑपरेशन बढ़ेगा, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ना शुरू हो गया। तो ये पॉजिटिव चीजें थी, बट साथ में कुछ नेगेटिव चीजें भी आई। पहली चीज आ गई कट थ्रोट कंपटीशन, ये जैसे मैंने आपको प्राइवेटाइजेशन में भी बताया था, कट थ्रोट कंपटीशन। अब पूरी दुनिया के लिए आपका मार्केट खुल गया है, पूरी दुनिया के जितने भी सेलर्स हैं वो आपके मार्केट में आके आपको अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो फिर कितना कंपटीशन है लोगों के सामने। आप लोगों के कस्टमर के लिए वैरायटी है, मगर सेलर के लिए तो कंपटीशन है ना, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। हर कोई जो सबसे बढ़िया प्रोडक्ट को सबसे सस्ता दे देगा वो जो है वहां पर चैंपियन हो जाएगा, तो ये कट थ्रोट कंपटीशन बढ़ गया। डोमेस्टिक सेलर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन भी बना रहा था, क्योंकि अपने ही मार्केट में वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ compete कर पा रहे हैं या नहीं, ये उनके लिए चैलेंज था कि वो क्या करें कि इम्पोर्टेड सामान से सस्ता बेच पाए और अच्छा बेच पाए, तभी उनका सामान बिकेगा। दूसरा नेगेटिव जो इफेक्ट आया इसका वो था मोनोपोली बढ़ेगी, जिसके पास सबसे इनोवेटिव आइडिया होगा वो अपने हिसाब से अपना प्राइस डिसाइड कर सकता है। देन डोमेस्टिक फर्म्स का टेक ओवर होने का चांस हो गया, कि अगर वो सस्टेन नहीं कर पा रही हैं तो फॉरेन प्लेयर्स जो हैं, जो मार्केट में उनके कॉम्पिटिटर हैं, वो उनको टेक ओवर कर सकते हैं, एक्विजिशन कर सकते हैं और
तब जो है वो उनको उनके साथ जो है वो उनके ब्रांड को एक्वायर करके अपना ब्रांड वहां पर नया बना के उसको बेचेंगे। तो ये चांसेस हो गए। तो डोमेस्टिक मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था ये, वो खतरा उनको लग रहा था कि अब हम कैसे करें। देन इंक्रीज इन इनइक्वालिटी। अब जो आप इनकम इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो ये यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंक्रीज होनी शुरू हुई। जिसके पास पैसा है, जो अच्छा इन्वेस्ट कर सकता है, वो और ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कर सकता है उस पैसे की वजह से, और जिसके पास पैसा नहीं है वो ये सब नहीं कर पाएगा, वो मार्केट से आउट हो जाएगा, तो उसकी इनकम कम होती जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जो रिच है वो रिच होता जाएगा। तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनकम इनइक्वालिटी का जो प्रॉब्लम था ये बढ़ने लगा। तो ये इसके नेगेटिव इफेक्ट्स थे। आज के इस वीडियो में प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कवर हो गया, लिबरलाइजेशन हम पहले कवर कर चुके। तो पूरे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हमने कवर कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगी जो इसके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स थे, उसके लिए क्या उनके चैलेंजेस थे, वो हम कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड विद पाठशाला। थैंक यू सो मच।